नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं भूगोल सामान्य ज्ञान, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज हम जितने ये भूगोल के एमसीक्यूज बताने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इसमें हमें चार ऑप्शन मिल रहे हैं। इरेटोस्थनीज है, हेरोडोटस है, हिप्पारकस है और हिकेटियस है। ठीक है, तो इसका जो इरेटोस्थनीज ए नंबर ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। यह एक प्राचीन यूनानी भूगोल समाजशास्त्र, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने पृथ्वी की परिधि की सही गणना की, जो उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य माना जाता है। इसके अलावा पृथ्वी से सूर्य की दूरी का सटीक पता लगाया इन्होंने। ठीक है, इसीलिए भूगोल का जनक इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। अगला है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसमें चार ऑप्शन हेरोडोट्स, हेकेटियस, हिप्पारकस और इरेटोस्थनीज। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, इन्हें इसीलिए भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है तो यह शब्द का प्रयोग 276 से 194 ईसा पूर्व पहले किया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें जो है तो भूगोल का जनक बनने का श्रेय दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ठीक है, इनमें से कार्ल रिटर है, जीन ब्रून्स है, हम्बोल्ट है, हिप्पारकस है। तो किसे कहा जाता है, तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्लेन एच बैरोज को। ठीक है, किसको? हार्लेन एस बैरोज को, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। ठीक है, मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? एच बैरोज, यानी कि हार्लेन एच बैरोज। इन्होंने जो है तो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफिकर्स के जो है तो 1922 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का जो है तो समर्थन किया था। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें पेसल है, डेविस है, पेंक है, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है, तो इसमें अलेक्जेंडर वान पेसल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वान पेसल। ठीक है, इसको कहा जाता है। इन्होंने 18वीं सदी में भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। ठीक है, इनमें से हमें जो ऑप्शन है जैसे वारेनियस है, टेलर है, कांट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन कहा था, तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है सही हो जाता है, वारेनियस कहा था। वारेनियस ने पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, ऐसा कहा था। ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, उन्होंने यह कहा था क्योंकि वे प्राचीन यूनानी मान्यताओं में विश्वास रखते थे कि पूरा पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी ग्रह और तारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। वारेनियस के इस कथन को भूगोल के शास्त्रीय दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है
सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष यानी सामने जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। ठीक है, तो इसमें से जैसे कॉपरनिकस है, केपलर है, गैलीलियो है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है तो जो कॉपरनिकस है, ठीक है, यानी कि जो है तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। कॉपरनिकस सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कॉपरनिकस को ही दिया जाता है। निकोलस कॉपरनिकस एक जो है तो खगोल शास्त्री थे जिन्होंने एक सुकेंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वह एक पोलिश खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को सामने रखा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, कहाँ है? ब्रह्मांड के केंद्र में है। ब्रह्मांड में क्या होता है? ब्रह्मांड में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों का और जैव मंडल चारों का हम अध्ययन करेंगे, वही है ब्रह्मांड। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसमें ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और ये सभी। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? तो वो जो है ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला एक खगोलीय पिंड ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ठीक है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? इसमें ऑप्शन है बेरेनियस, टेलर, कांट और कार्टर। ठीक है, तो किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है इरेटोस्थनीज जो है। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने कहा था कि भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है। ठीक है, इरेटोस्थनीज सर्वप्रथम जो है तो प्राचीन यूनानी थे। इन्होंने भूगोल को धरातल एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी थी। इनके बाद हेरोडोटस और रोमन विद्वान स्ट्रोबो, कॉलिडियस, टॉलेमी, ठीक है, भी जो है तो इनको मान्यता दी थी। भूगोल पृथ्वी से विशिष्ट रूप से जुड़ा हुआ था। ज्योग्राफिया शब्द का पहला रिकॉर्ड का उपयोग इरेटोस्थनीज ने ही किया था। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ठीक है, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? इरेटोस्थनीज। ठीक है, इन्होंने दिया था। अगला है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है तो आंतरिक ग्रह हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है तो बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, इनके अलावा जो है तो कुछ बौने ग्रह भी हैं। ठीक है, जैसे यूबी 313, प्लूटो, सीरीस, ठीक है, ये एरिस, ये सब जो है तो बौने ग्रह हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो है तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ठीक है, जो छोटे आकाशीय पिंड हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसमें से 4 ऑप्शन पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह और ये सभी। हमारे सौरमंडल के अन्य छोटे पिंडों में शामिल हैं जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह को अक्सर ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चंद्रमा के रूप में माना जाता है। हालांकि शब्द क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के टुकड़ों को भी संदर्भित कर सकता है जो अन्य छोटी वस्तुओं के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपग्रह। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, उपग्रह। ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर है, गैलीलियो है, न्यूटन है और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो योहानेस केपलर है जो, यानी कि ए नंबर ऑप्शन।
ठीक है। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित जो है तो जर्मनी के महान गणितज्ञ खगोलविद योहान केपलर ने कब 1571 से 1632 ईस्वी के बीच में की थी, और सौर मंडल में ग्रहों की गति के लिए वह इनका उपयोग करते थे। वास्तव में ये नियम किन्हीं भी दो आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करते थे जो एक दूसरे का चक्कर लगाते थे। ठीक है। उसके बाद जो है तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ठीक है। तो 12 अगस्त, 21 जून और 21 जुलाई व 21 मार्च कब दिखाई देता है। तो 21 जून व 22 सितंबर को दो ऐसी स्थितियां बनती हैं जिनमें सूर्य का प्रकाश वृत्त पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण पृथ्वी के सभी स्थानों को समान भागों में नहीं बांटता, इसलिए दिन और रात की अवधि में अंतर आता है और उत्तरी गोलार्ध में मध्य रात्रि अर्थात रात को 12 बजे भी सूर्य दिखाई देने की घटना का संबंध 21 जून वाली स्थिति से है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 21 जून। ठीक है। सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है जो ये कॉपरनिकस है, ए नंबर ऑप्शन। इन्होंने जो है तो सौरमंडल की खोज की थी जिसमें 8 ग्रह हैं और उसका प्रमुख मुखिया जो है वो सूर्य है। उन सभी 8 के ग्रहों को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो सूर्य ही है, इसीलिए सबके सब ग्रह जो है तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कॉपरनिकस ने जो है तो एक सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और वह पोलिश खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को सामने रखा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है। जैसे पृथ्वी है, शुक्र है, शनि है, सूर्य है, तो किसे कहा जाएगा। तो इसमें जो सूर्य है ना, डी नंबर ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। सौरमंडल का जन्मदाता यही है। ठीक है। इन्हीं से टूटकर तो जो है तो ऐसा कहा जाता है कि ये सूर्य है और सूर्य के सामने इतना ही बड़ा एक तारा जो है तो सूर्य से होकर जो है तो गुजरा, और सूर्य से एक सिगार के आकार का जो है तो क्या निकला, कोई एक वस्तु निकली है ना, जो बाद में जो है तो इसका सूर्य का चक्कर लगाने लगी। जब ये तारा दूर चला गया तो ये सूर्य का चक्कर लगाने लगा, और लगाते लगाते ये ठंडा हुआ और ठंडा होकर बीच से टूट गया, जिसके बहुत सारे धीरे धीरे फिर टुकड़े हुए, और टुकड़े होने के कारण ही जो है तो विभिन्न प्रकार के ग्रहों का निर्माण हुआ। उसमें से हमारी एक ग्रह जो है तो पृथ्वी भी है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पृथ्वी का भी जो है तो जन्म हुआ था। ठीक है। और फिर वो सारी पृथ्वी और सारे ग्रह जो भी जितने भी थे, ठीक है, वो पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य का जो है तो क्या करने लगे, चक्कर लगाने लगे। ठीक है। और आज भी जो है तो वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है तो सौरमंडल का जन्मदाता इसका है पृथ्वी को जो है तो सौरमंडल का अगर जन्मदाता की बात करें तो कौन हो जाएगा, तो इसमें जो है तो सूर्य ही हो जाएगा, क्योंकि यही सारे ग्रहों का जो है तो ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो जो है तो लोग देख भी नहीं सकते हैं और उनका जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है। अगला है कि पृथ्वी को किस ग्रह का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। किसे कहा जाता है, तो इसमें शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शुक्र को। ठीक है। क्योंकि इसका आकार और जो आकृति है वह पृथ्वी के ही समान है। ठीक है। शुक्र ग्रह और पृथ्वी एक समान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाखों आकाश गंगाओं में मिलकर किसका निर्माण करती हैं। ठीक है। लाखों आकाश गंगाएं जो है वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो कई तारों का, ग्रहों का, सौरमंडलों का, उल्काओं तथा अन्य कई अंतरिक्ष पिंडों से जो है तो मिलकर बनी होती है जो आकाश गंगा होती है। ठीक है। जो जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं जिसका नाम मंदाकिनी है, मंदाकिनी में लगभग जो है तो 100 अरब तारे हैं। ठीक है। तो
इस तरह से लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो जब लाखों आकाश गंगाएं मिलेगी तो किसका निर्माण बनेगा? तो यहाँ पे जो है तो ब्रह्मांड का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इसका जो आकाश गंगा है वह कई तारों, ग्रहों, सौरमंडल, उल्काओं और कई अंतरिक्ष पिंडों से मिलकर बनी है। ठीक है, बाद में इसे आकाश गंगा कहते हैं और जिसका नाम मंदाकिनी भी है, मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। इसमें 100 अरब तारे हैं। ठीक है, अगला है कि मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, निहारिका है, मंदाकिनी है, तो हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है, यानी कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य से टकराने के बाद जो है तो एक सिगार के आकार का जो निकला था ना वस्तु, इसके टूटने के बाद जो है तो कई सारे जो है तो ग्रहों का निर्माण हुआ है और वो कई सारे जितने भी ग्रह हैं वो ग्रह भी जो है तो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए वो अभी भी टूट रहे हैं, अभी भी उनका टूटना जारी है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी भी जो है तो घूम रही है, इसलिए पृथ्वी का भी जो है तो कहीं ना कहीं क्षरण हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी का भी अंत होगा। ठीक है, जिस प्रकार से ये वस्तु टूटकर जो है तो बिखरी थी, उसी प्रकार सारे ग्रह बिखरेंगे और पृथ्वी भी कहीं न कहीं उसका भी क्षरण हो रहा है, तो उसका भी अंत निश्चित है। ठीक है, और ये सारे के सारे ग्रह जो है तो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इसीलिए तो इनका क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो ये वस्तु टूटा तो क्या बने? ग्रह बने, और ग्रह टूटे तो उपग्रह बने, और उपग्रह जब टूटेंगे तो क्षुद्र ग्रह बनते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है क्षुद्र ग्रह, ये सही हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुक्र एवं सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितने दिन जो है तो लगाता है? ठीक है, जो शुक्र है वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन 365, 255 दिन, 687 दिन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लगभग जो ये 255 दिन है, ठीक है, ये जो है तो सही हो सकता है। ठीक है, लगभग में है 6 करोड़ 70 मील। ठीक है, 6 करोड़ 70 लाख मील की जो है तो दूरी पर है। ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा करता है और हर जो है तो 255 दिन बाद एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो इसमें सूर्य जो है तो क्या है? एक तारा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, जो सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 96.86%, कितना? 96.86% समाविष्ट करता है। करीब 90 लाखवें भाग के अनुमानित चपटेपन के साथ यह करीब करीब गोलाकार है। इसका मतलब है कि इसका ध्रुवीय व्यास इसके भूमध्य सागरीय व्यास से केवल 10 किलोमीटर अलग है। कितना? 10 किलोमीटर से अलग है। ठीक है, 10 किलोमीटर से अलग। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन की कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? ठीक है, इसमें ऑप्शन है मानव निर्मित ग्रह, उल्का पिंड और उल्काएं। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएंगे? जो ये मानव निर्मित उपग्रह हैं, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्राकृतिक या कृत्रिम पिंड हैं ये मानव निर्मित उपग्रह, जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन एक ग्रह के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है। उपग्रह का कक्षीय वेग पृथ्वी के चारों ओर इसकी कक्षा में उपग्रह को डालने के लिए आवश्यक वेग है। पृथ्वी के चारों ओर एक उपग्रह के घूर्णन के लिए गुरुत्वीय बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन
सही रहेगा। अगला है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर कितने दिनों में करती है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो कितने दिनों में एक चक्कर पूरा लगा लेता है, इसमें से 27 दिन है, 365 सही 1/4 21 दिन, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जो ये 27 दिन है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक पूरा चक्कर 27 दिन 6 घंटे में पूरा कर लेता है, और अपने अक्ष में चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन लगाता है। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 6 घंटे और अपने अक्ष पर 27.3 दिन में। और यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमारी पृथ्वी से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, तो इसीलिए देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इसे इतना ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण से हमारे सामने हमेशा इसका एक भाग ही रहता है, और पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जो है तो एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि अपनी धुरी पर पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग बराबर का समय है, इसीलिए ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि शनि ग्रह चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, शनि ग्रह चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, तो लगभग जो है तो 30 से अधिक है। ठीक है, कितनी है, 30 से अधिक है, उनमें से 53 के अनौपचारिक नाम हैं। ठीक है, उसके बाद है कि सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है। ठीक है, तो कितनी है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ऐसा जो है तो सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, उसका व्यास कोई 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।